गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ्स। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का जी मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आज एसएससी प्रैक्टिस क्लास का दूसरा सेशन लेके आया हूँ। आज भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप लोग भी मेरे साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करिए। आइए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि 2222 का पावर 555 है। 2 का पावर कितना है? 555। और फिर क्या लिखा है? 5555 का पावर क्या है? 222। इसको डिवाइड करना है 7 से। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करिए, रिमाइंडर निकाल के बताइए। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? एसएससी में जानते हैं आप कि ये जो चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लासेस में आपको समझाया भी है। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करना कैसे है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आज आपको टाइमिंग नहीं दी जा रही है। आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन को समझा देना चाहता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का, और फिर आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए हम लोग करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि देखिए 2222 इसका पावर है कितना? 555। और प्लस क्या दिया हुआ है? 5555। इसका पावर है 4 टाइम्स 2। डिवाइड करना है इसको कितना से? 7 से। और आपको रिमाइंडर निकालना है। तो रूल मैं आपको समझा चुका हूँ। रिमाइंडर निकालने का रूल क्या है कि 7 से पहले इस पूरे टर्म को अलग से डिवाइड करेंगे, और इस 7 से फिर इस पूरे टर्म को अलग से डिवाइड करेंगे। ऐसा ही है। हाँ, तो डिवाइड करिए। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में 21, एक बच गया 12। 7 से एक बार में कितना? 5, 52। 7 से 7 बार में 49, क्या बच जाएगा? 3। यहाँ अलग से रिमाइंडर लिख लेंगे 3 का पावर कितना हो गया? 5555 प्लस इसी 7 से अब इसको भी डिवाइड करना है अलग से। करिए 7 से 7 बार में कितना? 49। कितना बच गया? 49 घट जाएगा, इसमें से कितना बच जाएगा? 6। फिर आ गया 65। 7 से कितना? 9 टाइम्स 63, कितना बच गया? तो बच गया आपका 2, 25 हो जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करिए 3 बार में 21, तो क्या बच गया? 4। 4 का पावर कितना? 2222। और इसको अब डिवाइड करना है कितना से? 7 से, और रिमाइंडर निकालना है। आपको पता होगा एक होता है निगेटिव रिमाइंडर और एक होता है क्या? पॉजिटिव रिमाइंडर। तो जनरली आंसर में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लिखा जाता है, लेकिन टेक्निकली हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को भी यूज करते हैं। ये बातें मैंने क्लासेस में समझाई हैं। अब देखिए, आपको क्या समझना है कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सेट करना होगा खुद अपना कॉमन सेंस से कि 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है वो या तो 1 हो जाए या तो माइनस हो जाए, -1 हो जाए। ऐसा सेट करना है। बहुत बार ऐसा केस आता है कि वो सेट नहीं हो पाता है। तो आप क्या करेंगे? तब आप डिवाइड करके जो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर आएगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या कोशिश करेंगे कि रिमाइंडर या तो 1 हो जाए या तो -1 हो जाए, ऐसा कोशिश करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस 3 के बारे में सोचूं तो 3 का जो 3 टाइम करिएगा, 3 का पावर 3 करिएगा तो 3 या 9 या 27, और 7 से डिवाइड करेंगे 27 में। तो आप जानते हैं 7 से 4 टाइम्स होता है 28, तो रिमाइंडर -1 आ सकता है। और यहाँ देखिए 4 का पावर अगर 3 करें तो 4 × 4 × 4 64 हो जाएगा, और 7 से 9 टाइम्स 63 होता है, मतलब रिमाइंडर यहाँ 1 आ सकता है। तो कोशिश क्या करना है कि 1 या -1 में इसको ब्रेक कर दें, रिमाइंडर निकाल के 1 और -1 ले आएँ। कुछ इस प्रकार से इसको सेट करना है हमेशा। और भी रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारा रूल मैं समझाया था, उसको भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ देखिए, अगर इसको ऐसा लिख दें 3⁻3, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा -1। और ये जो 555 है 4 टाइम्स 5, यहाँ अगर 3 ले लेंगे तो 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लीजिए। 3 से एक बार में 3 2 5 25, 3 से 8 बार में 24 1 25, 3 से कितना बार में 5 बार में 15, 3 एकम 3 2 5, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बच जाएगा। अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 5553, और यहाँ पर बच गया 2 पावर, तो 3 का पावर अलग से लिख दिए 2। अब इसको डिवाइड करना है कितना से? तो आपको डिवाइड करना है 7 से। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखिए, अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लस यहाँ पर 4 का पावर 3 करना था तो 4 का पावर 3 कर दीजिए, तभी ना 7 से 9 बार में 63 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। और 3 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो 3 से 7 बार में कितना? 21, 1 22, 3 चौका कितना? 12। फिर भाग लगेगा नहीं तो 0, और इंटू क्या लिखेंगे? 4 का पावर 2।
कोई दिक्कत है यहाँ तक किन्हीं को? 2100 और ये 40 थे कितना 120, तो 2220 आ गया प्लस 2 तो 2222। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहाँ 3 का पावर 3 का मतलब 27, 7 से डिवाइड करेंगे 27 में तो कितना आ जाएगा -1 रिमाइंडर, तो -1 का जो पावर है, -1 का जो पावर है वो कितना हो जाएगा 1851 हो जाएगा, और इंटू कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ देखिए 4 का पावर है 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 समझाए थे। 7 से डिवाइड जब करिएगा 64 में तो 9 टाइम्स चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। 1 का पावर कितना 740 और इंटू कितना 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बाई कितना 7। अब देखिए -1 का पावर ये 1851 ये ऑड नंबर है, -1 को ऑड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, और -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -9, और यहाँ प्लस 1 का पावर 740, तो 1 का पावर 740, 1 का पावर कितना भी करेंगे होना तो 1 ही है, इंटू 16 तो क्या हो जाएगा +16 बाई कितना 7, मतलब आप कह सकते हैं 7/7। 7 से 7 में डिवाइड कर देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर नहीं बचेगा, कट जाएगा, तो आप क्या आंसर करेंगे रिमाइंडर इक्वल टू कितना 0। आई बात समझ में? आसान सा क्वेश्चन था रिमाइंडर का। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है समझने में, कहीं से कोई दिक्कत तो कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा सारा का सारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा सा हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हेन 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, फिर बोलता है 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 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 कहाँ तक 10 टू द पावर 100 तक। अब इसको डिवाइड कितना से करना है 6 से, 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर दिया हुआ है प्लस करते हुए 10 टू द पावर कितना तक 100 तक, और आपको बोला जा रहा है कि इसको डिवाइड करना है कितना से पूरे को 6 से, और बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, आपको रिमाइंडर निकालना है। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आप जो है एक रूल भी याद रख सकते हैं, मैंने क्लासेस में समझाया होगा ऑलरेडी, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ कि 10 का पावर कभी भी n हो, 10 का पावर कितना हो n, n क्या हो एक रियल नंबर हो, एक इन क्या हो एक रियल नंबर हो। रियल नंबर का मतलब कोई इंटीजर फॉर्म में हो, रियल नंबर के मतलब क्या यहाँ पे एक इंटीजर के फॉर्म में हो, तब आप अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे कभी भी तो हमेशा रिमाइंडर जो बचेगा आपका वो कितना बचेगा 4, हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा 4। कोई प्रॉब्लम है? ये रूल आप यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कहीं से डिवाइड करिए किसी टर्म में, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, हर बार कितना मिलेगा 4 ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा वैसे आंसर तो निकल के आ जाएगा ऐसे ही 4, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि 10 का पावर 1 में अगर अलग से अगर 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता, 10 के पावर 1 में अगर 6 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आता 4। फिर समझिएगा 10 का पावर 2 यानी कितना हुआ 100, इसमें अगर डिवाइड करते 6 से तो 16 6 96, कितना बच जाता रिमाइंडर फिर 4। फिर समझिएगा 10 का पावर अगर 3 क्या मतलब होता है 1000, अगर डिवाइड करें 6 से तो क्या हो जाएगा 6 से कटेगा 16 बार में तो 96, फिर क्या बचा 4, 6 से 36, फिर क्या बचा 4। तो क्या देख रहे हैं कि हर बार पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, आगे कितना बार भी आप करेंगे तो हर बार क्या बचेगा तो रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा। इसलिए मैं समझाया आपको कि 10 का पावर n क्या है रियल नंबर, किस फॉर्म में होना चाहिए इंटीजर के फॉर्म में, तब आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा 4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले में डिवाइड किए तो 4 बचा, सेकेंड में भी क्या आया 4, जब पावर 2 है, जब पावर 3 है तब भी आया कितना 4। अगर सोचिए अगर मैं इन तीनों को एक साथ ऐड कर लूँ, 3 टर्म के बारे में अभी मैं सोचना चाह रहा हूँ, 3 टर्म के बारे में इसीलिए कि अलग अलग 4 4 4 बच रहा है। अगर 3 टर्म को देखता हूँ तो एक बात नोटिस यहाँ की जा सकती है कि 4 + 4 + 4 बाई कितना हो जाएगा 6, तो 4 दिया कितना 12, 12 बाई कितना 6, रिमाइंडर आया क्या, तो यहाँ आपको दिखेगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या दिखाई दिया 0। क्यों रिमाइंडर 0 दिखाई दिया,
क्योंकि आपको दिखा कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तीनों मिलके कितना हो जा रहा है 12, और 12 6 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया। तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि ये 3 टर्म मिला करके हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। और आपको पता है पावर 1, पावर 2, पावर 3, इस प्रकार से पावर कहाँ तक है 100 तक। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 टर्म मिला करके जब डिवाइड करते हैं 6 से 10 के पावर फॉर्म में, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 3 टर्म, फिर आगे 3 टर्म क्या क्या मिल जाएगा 10 का पावर 4, 10 का पावर 5 प्लस 10 का पावर 6। तो हर 3 टर्म में अगर 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचता चला जाएगा। तो हम लोग को पता है कि 1 पावर से लेके पावर कहाँ तक है 100 तक, तो 99 पावर तक 10 के पावर 99 पावर तक आपको 3 के टर्म में 33 तो पेयर मिल जाएगा ना। मतलब 3 का अगर बात करें, 3 का एक जोड़ा मानते, एक पेयर मानते हैं, या 3 को आप मान लीजिए एक पूरा। तो उसी प्रकार से फिर आगे 3 आएगा, उसको दूसरा मान लीजिए, एक दूसरा सेट मान लीजिए, तीसरा आप फिर से मान लीजिए, तीसरा सेट मान लीजिए 3 टर्म का, आगे भी 3 टर्म का चौथा सेट मान लीजिए। तो इस प्रकार से 3 अगर हम लोग बात करें यहाँ टर्म का, तो कितना सेट बनेगा 99 में, तो आप बोल सकते हैं 33। और उस 33 सेट में अगर डिवाइड करते अलग अलग 6 से तो रिमाइंडर क्या बच गया 0। और लास्ट जो आपके पास बचा वो 10 टू द पावर कितना 100, और इसमें हमको डिवाइड करना है कितना 6 से। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि 10 टू द पावर n अगर गिवन है और n यहाँ पर क्या है एक रियल नंबर इंटीजर है, तो आप अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना है 4 बचना है। क्लियर है? तो रिमाइंडर हमेशा क्या बच गया 4। क्लियर है? यही आपका क्या हो गया आंसर। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप देख कर ही आंसर कर सकते थे, बट मैंने आपको पूरा डिटेल इसको एक्सप्लेन करके समझा दिया। क्लियर है? क्या क्या समझा है फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि 10 टू द पावर जब 1 था डिवाइड किए तो क्या बचता था रिमाइंडर 4, और 10 का पावर जब 2 है तो रिमाइंडर कितना बचा 4, फिर 10 का पावर 3 है तो रिमाइंडर कितना बचा 4। तो आप देख रहे थे कि 3 टर्म को अगर एक साथ में ले लेता हूँ 4 4 4 तो आ जाता है 12, और 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया कितना 0। तो हर 3 टर्म का जो एक सेट है उसमें रिमाइंडर तो 0 आता है। और आपको पता है पावर तो 1 से लेके 100 तक है, तो अगर बात करें 1 से लेके 99 टर्म तक 99 पावर तक, तो आप बात क्या कर सकते हैं कि 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, इस प्रकार से जो एक सेट बना, और दूसरा सेट 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, इस प्रकार से दूसरा सेट, इस प्रकार से 99 टर्म तक 33 सेट बन जाएगा ना। और उस 33 सेट में अगर आप 6 से डिवाइड करते जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आता चला जाएगा, और लास्ट बच जाएगा आपका कौन सा 10 का पावर 100 वाला सेट। और इसमें जब 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत लग रहा है किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम है? चलिए तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन को ट्राई करिए सब लोग, एक बार सभी लोग ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इसको बनाया जाए। क्या बोलता है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर ए रबर बॉल रिबाउंड्स टू 4/5 ऑफ हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक बॉल है जिसको कहीं किसी ऊंचाई से नीचे फेंका गया। मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक बॉल को फेंका जाता है, ठीक है, कितनी ऊंचाई से, तो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो दिखाई देगा। लेकिन अभी इतना लिखा है कि जब इस बॉल को फेंकते हैं तो यहाँ से ये क्या करता है रिबाउंड करता है, मतलब फिर से ऊपर की ओर भागेगा, फिर से ये क्या करेगा ऊपर की ओर जाएगा, और फिर यहाँ से बॉल फिर नीचे आएगा, और फिर यहाँ से ये क्या करेगा रिबाउंड करेगा ऐसा, फिर यहाँ से क्या होगा नीचे की ओर आएगा, फिर यहाँ से रिबाउंड करेगा। तो इस प्रकार से आपको बोला जा रहा है कि ये रिबाउंड हो रहा है, हर बार रिबाउंड हो रहा है, इस प्रकार से कहीं जाके रुक जाएगा। तो आपको बोला क्या गया है कि जब स्ट्राइक करता है फ्लोर से तो रिबाउंड जो करता है वो कितना रिबाउंड करता है, तो 4/5 किसका, तो लिखा है ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज़ फॉलन। मतलब ये अगर हाइट है पूरा का पूरा, अगर यहाँ से फेंका गया है तो इसका 4/5 जो है ये क्या करेगा रिबाउंड करके ऊपर जाएगा। क्लियर है? और फिर इतना हाइट से नीचे गिरेगा, और फिर इतना ही हाइट का अगली बार इस हाइट का फिर 4/5 क्या होगा ये जो है ऊपर की ओर जाएगा, फिर इतना ही हाइट से नीचे गिरेगा, लेकिन अगली बार इस पूरे हाइट का 4/5 से फिर ऊपर की ओर जाएगा।
क्लियर है। इस प्रकार से वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, बॉल गिरते उछलते गिरते उछलते रुक जाएगा। और फिर बोला जा रहा है कि ये बताइए कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये बॉल को रेस्ट में आने से पहले तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये इतना नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। इस प्रकार से एक टाइम आएगा कि आगे गिरते 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 ये रुक जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको ऐड करके आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है। क्लियर है इतना। फिर बोलता है इफ इट हैज बीन जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 500 मीटर, अगर इसको कितना मीटर के ऊपर से जेंटली गिराया गया, 500 मीटर से। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप हर बार अगर निकालते जाएंगे इस प्रकार से कि मान लीजिए पहली बार कितना 500 से ऊपर गिरा और फिर कितना हाइट तक ऊपर गया 4/5, तो 500 का 4/5 निकालेंगे, 500 का 4/5 तो कितना आ जाएगा 400, मतलब प्लस कितना 400। फिर देखिए आगे, अब यहाँ से 400 फिर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा फिर से 400 नीचे आएगा प्लस, चूंकि ये जो है 500 था, अब ये चढ़ा ऊपर कितना, रिबाउंड होने के बाद कितना ऊपर गया, तो 500 का 4/5 निकाले 400, लेकिन उतना ही हाइट से ना फिर गिरेगा, मतलब ये कितना रहेगा, वही हाइट जो इतना हाइट है। लेकिन अगली बार जब बात करेंगे तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 400 का फिर से 4/5। क्लियर है, मतलब कह सकते हैं 320, मतलब 320। इस प्रकार से आगे और भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जाएं तो ये जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है, जिसमें ये इनफाइनाइट टर्म पे जाके खत्म हो रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कब जाके ये बॉल रुका है, ये पता नहीं है। इनफाइनाइट मानते हैं हम लोग कि इनफाइनाइट टर्म में जाके ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको बस पता लगा लेना है कि ये सीरीज बन रहा है कि नहीं। जीपी वाला तो आपको दिखेगा कि यहाँ सीरीज बन रहा है, तो हमेशा आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जीपी का सीरीज बन जाता है। कैसे हम दिखाते हैं, देखिए ये 500 + 4, दो टर्म को एक साथ अगर लेके देखेंगे तो ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 400 + 320 मिलकर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर आप 4/5 सोचें, 900 का 4/5 सोचिए कितना होगा, तो 900 का अगर 4/5 आप निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा 5 से कितना बार में 180, 180 × 4 कितना हो 720। तो आपको दिख जाएगा कि 900 का ये 4/5 वैल्यू है। आगे भी जो आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 720 का 4/5 आ जाएगा सॉल्व करके। फिर आगे निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, जितना भी वैल्यू यहाँ आएगा उसका कितना 4/5। इस प्रकार से ये टर्म जो है चलता चला जाएगा और आपको निकालना क्या है, इसी टर्म सबका जितना भी निकालें 900, 720 आगे भी निकल के जो आएगा ये वैल्यू, इन सभी को तो ऐड ही तो करना है। क्लियर है। लेकिन ये होता कैसे है, किस प्रोसेस समझ में आया आपको, कि पहले 500 फिर इसका 4/5 यानी कि 400, फिर ये 400 नीचे आना ही है, और फिर इसका कितना 4/5, फिर इतना 320 आया, फिर आगे यहाँ से नीचे आएगा 320, फिर 320 का कितना, फिर निकालते 4/5। इस प्रकार सीरीज चलता चला जाएगा। क्लियर है। तो अगली बार से आपको इतना नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए इतना कर दिया हूँ। अगली बार से आपको इतना नहीं करना है, अगली बार से आपको ये फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालिएगा, जितनी ऊंचाई से फेंका गया वो प्लस उस ऊंचाई का जितना टाइम्स ऊपर जो है ये रिबाउंड करता है वो निकाल के ऐड कर लेंगे, यही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर है। और आप लिख पाएंगे Sn = जो फर्स्ट टर्म है यानी A/1 - R। सिंपली ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। अगर इनफाइनाइट टर्म जीपी का गिवन हो तो आप यहाँ पर Sn का यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म बाय 1 - R। R क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो आप क्या देखें, कॉमन रेशियो हर बार ये कितना चेंज हो रहा है 4/5, यहाँ देखिए 4/5, फिर आगे कितना चेंज होगा 4/5, फिर आगे कितना चेंज होगा 4/5, उसी प्रकार आगे फिर कितना चेंज होगा 4/5। क्लियर है। तो आप इसी को यूज करेंगे और ये एक लाइन में 10 सेकंड में आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपको ये सब चीज़ें पता होता तो सॉल्यूशन आप क्या लिखते, सिंपली तो लिखते 900/1 और आपको गिवन है 4/5। क्लियर। तो इसको क्या लिख दें 900 इंटू, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 4 कितना होगा 1/5, तो ये ऊपर चला जाएगा कितना 5/1, यानी कितना आंसर आ गया 4500।
किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? यही आपका क्या हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। समझ पाए सब लोग? कर पाएंगे ऐसा? तो एक क्वेश्चन और आप लोग करिए, मैं दे रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन, सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन, ठीक। फटाफट आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। देखिए आ गया क्वेश्चन, सब लोग जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। कर लिए? चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये बोला जा रहा है इस प्रकार से कि फिर से 600 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया। तो आपको अगली बार मैं पहले पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखना है। तो आपको सिंपली सोचना है 600 ऊपर से फेंका गया होगा। रिबाउंड कितना क्या होगा? 2/3, मतलब 600 का 2/3। 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 600 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया? पहला टर्म कितना निकल के आ गया? 600 प्लस 400 यानी कितना? 1000। यही आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ गया। और आपको मैं समझा चुका हूँ SN का मतलब क्या, 1000 जो फर्स्ट टर्म है बाय 1 माइनस जो कॉमन रेशियो है यानी कितना, 2/3। यानी आप इसको बोल सकते हैं 1000 इंटू सिंपली 3/1। क्या आंसर हो जाएगा? 3000। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप पहले वाले क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए डिटेल्स में। क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में चीज़ें आ रही है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, इसको बनाना है, सब लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान साधारण सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 666 ऐसा 6 6 6 6 इस प्रकार से ये n डिजिट है, n डिजिट है। और इसका जो है पावर गिवन है कितना, 2 प्लस 8 8 8। इस प्रकार से आपको ये भी क्या है, n डिजिट है और इसका कोई पावर नहीं है। और आपसे बोला इसका वैल्यू बताइए। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करने लग जाएंगे बेसिक तरीके से तो फिर ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे कि n = 1। आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, जितना मन हो उतना पुट करिए। लेकिन अगर n = 2 पुट करेंगे इसका मतलब 2 टर्म लिखना होगा। तो 66 का स्क्वायर प्लस कितना करना होगा, 88 को करना होगा। अगर 1 लिखते हैं n का वैल्यू तो ज़्यादा आसान होगा, सिर्फ एक ही टर्म लिखना होगा, एक ही डिजिट। n का मतलब क्या है, 1 अगर लेंगे तो 1 डिजिट, मतलब यहाँ सीधा 6 और 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस यहाँ भी अगर n का वैल्यू अगर 1 है तो ये सिर्फ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 36 प्लस 8 मिलकर कितना हुआ, 44। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि n = 1 पुट करने पर जिस ऑप्शन की वैल्यू 44 आ जाएगी वही आपका आंसर है। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ रख के देखते हैं। अगर n की वैल्यू 1 रखें, पहले वाले ऑप्शन में n की वैल्यू कितना रखते हैं, 1, तो 10 का पावर 1 कितना होता है, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9। 9 इंटू 4/9, तो 9 9 कैंसिल, 4 आ गया। तो ये आंसर नहीं होगा, 44 आना चाहिए, तो कट गया। दूसरा देखिए, अगर 10 का पावर यहाँ 2n है, n के जगह पे 1 पुट कर दिए तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 माइनस 1 क्या बचा, 99। और इंटू क्या लिखना होगा, 4/9। तो देखिए 9 से कितना, 11, 11 इंटू 4 कितना, 44। मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई बात समझ में सबको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जब भी ये n वाला ऑप्शन कभी भी आपको गिवन होगा, n के टर्म में, p के टर्म में, q के टर्म में, तो आप हमेशा पुट करके ही इसको सॉल्व करेंगे। यही मेथड है, इजी मेथड है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, मैं ही सॉल्व करके आपको समझाता हूं कैसे ये सॉल्व होगा।
देखिए बोलता है कि द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ओवर 2 years व्हेन कंपाउंडिंग ए प्रिंसिपल एनुअली टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द सेम प्रिंसिपल। बोलता यह है कि एक प्रिंसिपल है, मूलधन है, उस प्रिंसिपल पर एक बार कंपाउंड किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में और एक बार कंपाउंड किया गया है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। जब कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में कैलकुलेट किया गया तब भी टाइम कितना था 2 year, और जब सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कंपाउंड किया गया तब भी टाइम कितना था 2 year। कोई दिक्कत? और जो रेशियो निकल के आया है, किसका रेशियो? तो आपसे बोला जा रहा है इंटरेस्ट का रेशियो, वो रेशियो कितना दिया है 25:24, मतलब CI है ये और ये क्या है SI है। 2 साल का रेशियो आपको दे दिया 25:24। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला गया, पढ़िए आगे क्वेश्चन। फिर बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ओवर 3 years व्हेन कंपाउंडिंग द सेम प्रिंसिपल एनुअली टू द सेम इंटरेस्ट to the simple interest earned for the same principal at the same rate for 3 years। अब बोला गया कि आपको रेशियो फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि कितने साल में अर्न किया जा रहा है 3 साल में। कब? व्हेन लिखा हुआ है व्हेन कंपाउंडिंग द सेम प्रिंसिपल एनुअली, जब उस प्रिंसिपल पर एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है, मतलब आपको इसी प्रिंसिपल पी पे अब आपको बोला जा रहा है कि 3 year का CI और फिर बोलता है कि 3 year का SI, इसका रेशियो क्या होगा ये आप बता दीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए कितना सिंपल है, करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा मैं वेट कर लूँगा, या वीडियो को पॉज करिए और फिर जो है आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। मैं सॉल्व करके समझा देता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को दिया है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या है कि CI दिया हुआ है और SI का रेशियो दिया है। CI कितना गिवन है 25 और SI कितना गिवन है 24, और आपको पता है ये चीज़ें 2 साल के लिए गिवन है। कितना के लिए गिवन है 2 year के लिए। तो 2 year के लिए अगर 24 रुपया मिलता है आपका SI, तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि पहले ईयर मिला होगा 12 रुपीज़ और उसके बाद भी मिला होगा 12 रुपीज़। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर 24 रुपया अगर मान लेते हैं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप नहीं बोल सकते कि फर्स्ट ईयर 12 रुपया मिला होगा, अगली बार 12 ही तो मिला होगा। लेकिन अगर 25 रुपया दिया है CI, तो आप ये बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में SI और CI तो मैं सेम बताया था, प्रूफ करके भी समझाया था कि फर्स्ट ईयर में SI और CI क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि 12 रुपीज़ ही मिलना है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में आऊँगा तो आप जानते हैं कि जितना फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का इंटरेस्ट मिल रहा था SI, उतना तो मिलना ही मिलना है। और जो ये 12 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, उसका भी तो इंटरेस्ट बन रहा होगा। तो आपको पता है कि 12 तो आपको बनना ही था। 25 में अगर 12 माइनस कर लेते तो बचा कितना 13, उसमें 12 तो आपका प्रिंसिपल का बनना ही था, तो एक्स्ट्रा कितना बचा 1 रुपीज़। तो ये 1 रुपीज़ किसका बना होगा? यही फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका ही तो बना होगा। कोई प्रॉब्लम लग रहा है किन्हीं को? मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेट हमारा कितना निकल के आएगा 1/12। 1 रुपये इंटरेस्ट बना कितना पे 12 पर, 1/12 × 100 कर सकते थे, रेट निकल के आ जाता। लेकिन आपको वो नहीं पूछा गया। आपको क्या पूछा गया कि 3 साल का CI SI का रेशियो बताइए। तो आपको अगर CI लिखना है तो कैसे लिखेंगे, SI लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर हम SI लिख रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए, तो 2 साल का SI तो लिख चुके 12, तो थर्ड ईयर में SI में क्या कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। SI है तो सिंपली 12, हर बार तो 12 ही बनना होगा। लेकिन CI की अगर बात करेंगे तो पहले तो 12 बनेगा। क्यों 12 बनेगा? क्योंकि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट जो है बनता है कितना 12। अगली बार भी फर्स्ट टाइम 12 बना, सेकेंड ईयर में भी 12 बना था, और फिर इस 12 का 1/12 कितना बना था 1, मतलब रेट आपका कितना आया था 1/12, यही तो बना था। तभी तो ये 1 रुपया निकल के आया था। क्लियर है? तो थर्ड टाइम प्रिंसिपल का 12 तो बनेगा ही, और इस 12 का 1/12 कितना बनेगा 1। कोई प्रॉब्लम? इस 12 का 1/12 कितना बनेगा 1, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस 1 रुपीज़ का फिर कितना बनेगा 1/12। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं को? हो गया, आंसर आ गया। देखिए 12 से 3 बार में 36। तो आपको पहले लिखना है किसका, CI को, फिर लिखना है SI को। 36 कहाँ आ जाएगा, नीचे लिख दीजिए। नीचे में लिख लेते हैं SI को, और ऊपर में क्या लिखना होगा CI को। CI में क्या आया तो देखिए, CI में आ गया 12 से 3 बार में 36, 37, 38, 39 प्लस 1/12, 39 प्लस 1/12। यही रेशियो है।
क्या आंसर आ गया देखिए, 12 से 9 बार में कितना हुआ, 108 का 8 कितना बचा 10, 36 और 10 कितना 46, 468 प्लस 1 अपॉन कितना 12 इंटू 36, 12 इंटू 36। तो इसको लिख सकते हैं 469 अपॉन 12 से 6 बार में 72 का 2 7, 12 से 3 में 36 और 7 43। मतलब कौन सा आंसर आया 469/432, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। आई बात समझ में, क्लियर है क्वेश्चन कि कोई प्रॉब्लम लग रहा है आप लोगों को, सब बात समझ पाए? एक बार वीडियो को और देखिएगा बैक करके, समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान सा है, एक बार ट्राई करिए। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ट्राई करिए सभी लोग, 10 सेकंड में बन जाना चाहिए। आ रहा है आंसर? 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हुआ, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे होगा ये, आपको पता है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, यही इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका पावर कितना 2। और आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बाई ए स्क्वायर बी, सी स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो मैं आपको समझाया था, अगर इक्वेशन 1 है, पहली वीडियो में मैं इस बात को क्लियर किया था, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल कितना है, वेरिएबल आपके पास 3 है। तो जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल है, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना दिखाई दिया इक्वेशन से एक्स्ट्रा 2, तो किसी 2 को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान लेकिन रखना होगा कि अनडिफाइंड ना होना चाहिए, पहला ये समझाया था मैं, और सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा हो, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और सेटिस्फाई भी करना चाहिए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, समझिएगा, एक बार मैं समझाना चाह रहा हूँ डिटेल में। अगर यहाँ 0 पुट कर दे रहा हूँ बी के बदले, सी के बदले, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ हो गया 3a स्क्वायर, यहाँ देखिए ये 0 0, यहाँ बच गया a स्क्वायर, तो a भी क्या आ जाएगा 0, ये 3a स्क्वायर इधर बचा और 2a का स्क्वायर इधर बच गया। तो 3a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस होगा तो कितना 2a स्क्वायर बराबर 0। तो आपका a भी 0 आ गया, और a 0 आ गया, इसका मतलब ये ऊपर भी सारा 0, नीचे भी सारा 0, यहाँ भी सारा 0, यहाँ भी सारा 0, तो क्या हो गया अनडिफाइंड, सेटिस्फाई नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, ऐसा वैल्यू खुद चूज कर लीजिए ना, देख करके ही लग रहा है, ऐसा कुछ रख के देखते हैं जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर अपने दिमाग में ऐसा रख देते हैं कि ये 1 1 1, तो क्या दिखेगा 1 1 1 कितना हो गया 3 इंटू 3 कितना 9, और यहाँ देखिए 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 + 1 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 = 9 सेटिस्फाई तो कर गया ना। कोई प्रॉब्लम लग रहा है किन्हीं को? अगर सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब एक वैल्यू इसका a का 1, b का 1, c का 1 हो सकता है। क्लियर? तो जब ऐसा हो सकता है तो आप उसको रख दीजिए। तो पहले वाले ऊपर में अगर रखा जाए न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब 1 फिर 1 का क्यूब 1, यानी कितना आ गया 3। नीचे में देखा जाए तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू b का मतलब फिर 1, तो 1 ही रह जाएगा, फिर c का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, b से मल्टीप्लाई मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई, तो फिर ये 1 प्लस a स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर 1, c का मतलब 1, तो ये भी 1 ही रह जाएगा, मतलब 3/3। आंसर कितना हो गया 1, ये आपका आंसर है। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन आए तो खुद दिमाग में ही सेट कर लीजिए ना कि a 1 अगर रहे तो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा बिल सेटिस्फाई कर देगा, इतना ही तो सोचना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, कॉमन सेंस लगाते, तो ये 1 1 1 3 इंटू 3 9, और यहाँ 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर 9, खत्म। यहीं पर क्वेश्चन में ही रख देते आप कि 1 का क्यूब 1 1 1 3, नीचे में भी 1 1 1 3, 3/3 1, आंसर हो जाता 10 सेकेंड में खत्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा। बोला जा रहा है कि 1 + 10 8 डिग्री इंटू 1 + 10 37 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग 1 + 10a इंटू 1 + 10b कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखे जहाँ वेयर a + b = 45 डिग्री हो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 2। ये आपको जो है ध्यान रखना होगा। कोई प्रॉब्लम है?
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं प्रूव करके भी समझा देता हूँ कि देखिए, अगर a प्लस बी 45 है, अगर दोनों ओर 10 लगा देंगे तो क्या लिखना होगा, 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 45 हो जाएगा ऐसा। इसका फॉर्मूला जानते हैं ना, 10a प्लस 10b बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 10a प्लस 10b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर 1 माइनस 10a इंटू 10b। इस पूरे टर्म को इधर लाएं अगर तो 10a प्लस 10b और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू कितना, 1। कोई दिक्कत है किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए, अब क्या करना है कि इन दोनों टर्म में 10a कॉमन आ जाएगा, देखिए तो क्या देख रहे हैं, 10a कॉमन आने पर 1 प्लस 10b बच गया, प्लस अब यहाँ 10b ही सिर्फ है, अगर मैं क्या करूँ दोनों ओर 1 को ऐड कर दूँ, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो इन दोनों टर्म में क्या हो सकता है, 1 कॉमन आ सकता है तो 1 प्लस 10b लिख सकता हूँ इक्वल टू कितने के, 1 और 1 मिला के 2। अब इस पूरे टर्म में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखिए 1 प्लस 10b जो है ये कॉमन हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 10a प्लस 1 या इसी को 1 प्लस 10a लिख सकते हैं इक्वल टू कितना, 2। लेकिन ये कब सेटिस्फाई हो रहा है, तब हो रहा है जब ये a और b की वैल्यू दोनों मिल करके कितना डिग्री था, 45 डिग्री, तभी ना हुआ ऐसा। तो आपको याद ही रखना है कि 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b कितने के बराबर, 2 के बराबर। मैं पिछले क्लास में ये भी समझाया था, 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b ये भी कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। कब, जब ये a प्लस b की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, तो आपको पता है 45 डिग्री के बराबर। अगर a प्लस बी 45 के बराबर होगा तो आप बोल सकते हैं 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b ये भी कितने के बराबर, 2 के। इसको उलट के भी मैं समझाया था, कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट b माइनस 1 ये भी कितने के बराबर, 2 के। क्लियर है? तो आपका आंसर बस देखते ही हो जाना चाहिए था, 8 और प्लस 37 मिलके कितना हुआ, 45। तो आंसर कौन सा, 2। क्लियर है यहाँ तक, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? आपका आंसर 2 हो गया। समझ गए सारी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, आजकल का ये पैटर्न है लेटेस्ट, इस प्रकार के क्वेश्चंस आने लगे हैं एग्जामिनेशन में। तो कैसे करना है आपको, क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू कितने के, 0 के। आपसे पूछा गया कि x माइनस 3 का पावर 22 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 का पावर 22 का वैल्यू क्या होगा। मैं ये क्लासेस में समझा चुका हूँ, फिर से यहाँ भी एक बार समझाता हूँ कि जब ऐसा कुछ टर्म आपको दिखाई दे जिसमें कि आपको लग रहा हो कि यहाँ से हम x माइनस 3 आसानी से इजीली नहीं निकाल सकते, इस फॉर्म में नहीं सॉल्व कर सकते, तो आपको क्या करना है कि इस पूरे टर्म को ही अपना मन से कुछ भी एज्यूम कर लेना है। मान लीजिए x माइनस 3 को ही हम मान लेते हैं k, ऐसा मान लिए। जब x माइनस 3 को हम k मान लिए, x माइनस 3 को क्या मान लिए, k लेट कर लिए, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ये k प्लस 3 हो जाएगा। बस इसी को यहाँ पुट कर दीजिए, खुद वैल्यू आ जाएगा। अब k प्लस 3 अगर x की जगह पुट करेंगे तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। कोई दिक्कत? माइनस x की जगह k प्लस 3 है तो माइनस 7k, अब प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 3 21 और प्लस कितना 13, ये कितने के इक्वल टू 0। अब देखिए k स्क्वायर, यहाँ 6k है यहाँ 7k है, तो लिख सकते हैं माइनस k, और देखिए यहाँ 9 और प्लस 13 ये मिल के हुआ 22 और 21 उसमें से माइनस हो गया तो बच गया 1 इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्मेट देख के तुरंत दिमाग में आया होगा कि अगर k प्लस 1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लें, कितना से, k प्लस 1 से, यहाँ भी कितना से, k प्लस 1 से, तो आपको क्या दिखेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, के क्यू प्लस 1 क्यू बराबर 0। तो के क्यू की वैल्यू कितने के बराबर, -1। और ये तो आपको याद ही होना चाहिए, वो तो मैं ऐसे सॉल्व करके समझा दिया। के क्यू कितना आना चाहिए, -1 आ गया। अगर के क्यू -1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये पूरी वैल्यू आपको -1 निकल के आ गई। कोई दिक्कत? मतलब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा कुछ इस प्रकार से कि k
कि q का वैल्यू -1 है अगर, और ये x-3 की जगह अगर k है तो k के पावर 3 में इसको सेट कर लीजिए कि k का पावर 3 इंटू 7, देखिए इंटू k का पावर 1, तो k का पावर 22 हो गया 22, देखिए तो x-3 की जगह k था तो k का पावर 3 लिख दिए और उसका पावर 7, तो 3 इंटू 7 कितना हुआ 21 और प्लस 1 मिला के 22। क्लियर है। उसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई k का पावर कितना 3, इसका पावर कितना 7 इंटू k का पावर कितना 1। कोई दिक्कत है। k का पावर 3 आप जानते हैं -1 है, तो -1 का पावर अगर 7 करेंगे मतलब ऑड नंबर, तो -1 ही आना है, मतलब ये क्या बचेगा -k और यहाँ पर देखिए फिर से -1 का पावर 7 -1 ही रहना है, तो -k यहाँ भी आ जाएगा, मतलब कहने का -1/k हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका बच गया k प्लस 1/k, ऐसा आ जाएगा। देखिए तो k प्लस 1/k, और आपको पता है k प्लस 1/k कितना होता है, तो ये आपको समझ में यहाँ से आ गया होता। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करके ऐसे नहीं दिखाता तो आपको ऐसे दिमाग में आ जाता कि k² माइनस k प्लस 1 अगर ये 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि k² प्लस 1 इक्वल टू कितने के बराबर है k, और यहाँ से k कॉमन लेते तो k प्लस क्या बच जाता 1/k इक्वल टू कितना लिखते k, मतलब कहने का ये कितने के बराबर होता 1k, k प्लस 1/k कितने के बराबर 1k, तो आप यहाँ पे आंसर क्या कर लेते -1, ये आपका आंसर हो जाता। क्लियर है, मतलब आंसर कौन सा हो जाता -1। समझ में आया सबको, आसान है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आज मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था प्रैक्टिस सेशन में। क्लियर, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कल बैंकिंग क्लासेस में भी मैं एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया था, और आज आप लोगों को एसएससी वालों को भी ये होमवर्क में दे के जा रहा हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा आंसर लाने का। आंसर भी मैं बता देना चाहता हूँ, आंसर आपका जो है आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोशिश करिएगा, आंसर छोड़िए, आंसर कोई भी होना है ऑप्शन में से, मुझे याद नहीं है बट शायद 3 होगा, तो आप कोशिश करके देख लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। फिर मैं आपको समझा दूंगा पूरा डिटेल कैसे ये सॉल्व होगा, मैं डिटेल सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ये आपका होमवर्क रहा आज के लिए। फिर मैं मिलूंगा आपसे कब, आज तो पता है आपको संडे है, मैं आपको मिलूंगा आपकी क्लास तो मंडे, वेडनेसडे और कब है फ्राइडे, और फिर कब है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो जो बैंकिंग क्लास है वो चलती है कब की, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, और जो आपकी क्लासेस है एसएससी की प्रैक्टिस क्लासेस वो कब चलती है, मंडे और उसके बाद वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज कौन सा दिन है, मंडे, तो मंडे आज है, इसलिए हम लोगों का अब की क्लास कब होगी, वेडनेसडे को होगी एसएससी वाली क्लासेस। ठीक है, और ये बैंकिंग वाली क्लासेस जो है ये हो जाएगी कब, ट्यूसडे को। सबको क्लियर है चीज़ें। तो आइए आज की क्लास को यहीं पे अब फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।